नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आगामी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, छत्तीसगढ़ में अनारक्षित वर्ग हेतु सरपंच पद के लिए जमानत राशि कितनी निर्धारित है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए 50 रुपये, बी 1000 रुपये, सी 2000 रुपये या फिर डी 4000 रुपये। तो देखिए यहाँ सरपंच पद के अनारक्षित वर्ग के लिए यदि आपको चुनाव का फॉर्म भरना है तो आपके लिए जमानत राशि कितनी होगी, 1000 रुपये की निर्धारित की गई है। इसके अलावा यदि अभी केवल अनारक्षित पद की बात करें तो पंच पद के लिए 50 रुपये पंच पद के लिए है, ठीक है। पंच पद के अनारक्षित वर्ग के लिए 50 रुपये निर्धारित है। इसके अलावा 2000 रुपये जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए है। किसके लिए है? जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए। और 4000 रुपये निर्धारित है जिला पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि। इसके अलावा यदि यह वर्ग आरक्षित है, आरक्षित वर्ग के लिए पंच में कितना है तो 25 रुपये निर्धारित है, और सरपंच के लिए निर्धारित है 500 रुपये, और आरक्षित वर्ग के जनपद पंचायत सदस्य के लिए निर्धारित है 1000 रुपये, जबकि जिला पंचायत सदस्य के लिए 2000 रुपये निर्धारित है आरक्षित वर्ग में। और यहाँ आरक्षित वर्ग कहने का मतलब एसटी, एससी, ओबीसी और महिला है, ठीक है। आरक्षित वर्ग कहने का तात्पर्य क्या है? एसटी, एससी, ओबीसी और महिला। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिला पंचायत में कोरम के लिए, कोरम अर्थात गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब है कि उतने सदस्यों के बिना, जितना कोरम है उतने सदस्यों के बिना कोई भी बैठक में कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती। तो यहाँ क्वेश्चन है कि जिला पंचायत में कोरम के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो क्या 1/2 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, या फिर 1/3, या फिर 1/10, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिला पंचायत की बात करें तो वहाँ के लिए 1/3 निर्धारित है, ठीक है। जिला पंचायत में कितना निर्धारित है? 1/3, जबकि ग्राम पंचायत के लिए 1/2 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। 1/2 सदस्य कहाँ के लिए? ग्राम पंचायत, ठीक, ग्राम पंचायत के लिए अनिवार्य है। तो इसको याद रखेंगे, ग्राम पंचायत के लिए 1/2, और ये 1/2 कौन होंगे? कुल पंच, जितने भी पंच हैं उनका 1/2। इसके अलावा 1/10 किस में अनिवार्य है? तो ग्राम सभा में, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा में कितनी अनिवार्य है? देखिए ग्राम पंचायत अलग है, ग्राम सभा अलग है। तो ग्राम सभा में 1/10 की कोरम अनिवार्य है, जबकि ग्राम पंचायत में 1/2, और ये 1/2 कुल पंचों का 1/2 है, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। प्रत्येक स्तर अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों स्तर पर। इसके अलावा ये 1/3 जो गणपूर्ति है, 1/3 जो कोरम है, ये केवल ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के लिए नहीं बल्कि जनपद पंचायत के लिए भी है। तीनों पंचायतों के लिए कोरम कितना अनिवार्य है? तो 1/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति कब मिली। तो ऑप्शन है आपका 30 दिसंबर 1993, 24 जनवरी 1994, 24 अप्रैल 1993 या फिर डी 25 जनवरी 1994। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1994। इस दिन छत्तीसगढ़ में पंचायती राज के अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति मिली, जो कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के नाम से हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, तो इसलिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर राज्यपाल की स्वीकृति मिली 24 जनवरी को। इसके अलावा 30 दिसंबर 1993 को यह पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में पारित हुआ, मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ। इसके अलावा 24 अप्रैल 1993 को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं,
क्योंकि इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था संविधान में लागू किया गया। इसके बाद 25 जनवरी 1994 इस दिन जो छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था वह राजपत्र में प्रकाशित हुआ। किस में प्रकाशित हुआ? राजपत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने अध्याय पूछा गया है। ऑप्शन है 15, 4, 132 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ में कुल 15 अध्याय हैं। 15 अध्याय हैं, जबकि 4 अनुसूची हैं। 4 क्या है? अनुसूची है। और 132 क्या है? धाराएं हैं। 132 धाराएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी व स्थायी इकाई है, तो बिल्कुल यह कथन सही है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है ग्रामीण स्वशासन की न्यूनतम स्तर पर अर्थात सबसे छोटे स्तर पर स्थापित एक लोकतांत्रिक संगठन है, तो यह भी बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद अगला कथन क्या है? ऑप्शन में उप सरपंच, सरपंच और पंच से मिलकर बनता है, तो देखिए यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्राम सभा किसी भी ग्राम पंचायत के भीतर, ठीक है, किसी भी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर बनता है ग्राम सभा। ठीक है, किसी भी ग्राम के सभी मतदाताओं से मिलकर बनता है ग्राम सभा, तथा गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि वह मतदाता नहीं है, ग्राम का मतदाता नहीं है, लेकिन उस गांव में उसका निवास है और वह गांव जिस विधानसभा में आता है उस विधानसभा की मतदाता सूची में यदि उसका नाम है, नाम पंजीकृत कराने के योग्य है, तो भी वह उस ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पास, यह कथन गलत है। इसके बाद ऑप्शन डी दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के किसी एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। ऑप्शन है प्रथम सम्मेलन से अर्थात प्रथम बैठक से, ऑप्शन बी है पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से, या फिर सी ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना तिथि से, या फिर डी परिणामों की घोषणा तिथि से। परिणाम मतलब किसका परिणाम? चुनाव का परिणाम। तो देखिए यहाँ पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम सम्मेलन से। पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण, अधिसूचना के तिथि और घोषणा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। पहली बैठक जिस दिन होगी उसी दिन से कार्यकाल की गणना की जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कार्यवाहक सरपंच चुनने के लिए सही कथन है, अर्थात कार्यवाहक सरपंच किस प्रकार से चुना जाएगा या किसे चुना जा सकता है। तो ऑप्शन है कार्यवाहक सरपंच उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग के लिए यह पद आरक्षित है, तो बिल्कुल यह सही है कि कार्यवाहक सरपंच उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग के लिए यह पद आरक्षित है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? महिला सरपंच की जगह कोई महिला ही कार्यवाहक सरपंच बनेगी, यह कथन भी बिल्कुल सही है। कार्यवाहक सरपंच के पद पर इसी वर्ग के किसी पंच को चुना जा सकता है, तो देखिए पंच को ही चुना जाएगा, यह कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर एक जिला पंचायत गठित हो सकता है। ऑप्शन है 50,000, 1 लाख, 5 लाख या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत भी गठित हो सकता है और एक जनपद पंचायत भी गठित हो सकता है। तो 50,000 की जनसंख्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा बोला गया है, ध्यान देंगे यहाँ पास। ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः जिले में शामिल हो, अर्थात जिस जिला पंचायत की बात की जा रही है उस जिला में यदि यह वह जिला है तो इस जिला के अंतर्गत ही उसका क्षेत्र थोड़ा बहुत भी आता है तो भी वह लोकसभा का सदस्य जो है जिला पंचायत का सदस्य बन जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है? राज्यसभा का वह सदस्य
जिसका नाम जिले के ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में आता है। तो यह कथन भी सही है, यह भी हो सकता है। तो ए और बी दोनों हुए। इसके बाद अगला क्या है कि राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, ये दोनों हो सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि ये दोनों ही जिला पंचायत सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन सी है, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित एवं नामित हुए हैं। तो यह कथन भी सही हो जाएगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा का सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, वह जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब यदि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र पूर्ण रूप से यदि नगरीय क्षेत्र में पड़े तो वे जिला पंचायत के सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी पंचायत के लिए निर्वाचन कब कराया जाएगा। ऑप्शन है कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद, या फिर बी कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पश्चात, ऑप्शन सी दिया गया है कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पूर्व, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पूर्व ही चुनाव करा लिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सरपंच की मृत्यु या पद त्याग के बाद 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, और तब तक एक स्थापन्न सरपंच या कार्यवाहक सरपंच कार्यवाही करता है, जो कि पंच में से एक होता है। जितने भी निर्वाचित पंच हैं उनमें से एक होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण निर्धारित है। क्या 33%, 50% या 70%, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महिलाओं के लिए आरक्षित है 50%। ठीक है। इसके अलावा याद रखिए कि ST SC का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्धारित होता है। गांव में जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनका सीट आरक्षित होगा। और यदि ST SC वर्ग के लिए, ST SC दोनों वर्गों को मिलाकर यदि आरक्षण निर्धारित होता है 50%, तो उस गांव में OBC के लिए 25% सीट निर्धारित होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में यदि सरपंच आरक्षित वर्ग का है तो उप सरपंच किस वर्ग का होगा। ऑप्शन है अनारक्षित वर्ग से होगा, बी आरक्षित वर्ग से होगा, या फिर सी किसी भी वर्ग से हो सकता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पास यदि सरपंच आरक्षित वर्ग से है तो उप सरपंच किसी भी वर्ग से हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि सरपंच यदि अनारक्षित वर्ग से है, अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी, यदि सरपंच अनारक्षित वर्ग से है तो उप सरपंच हमेशा आरक्षित वर्ग का ही होगा। उप सरपंच क्या होगा, आरक्षित वर्ग से ही होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत पदाधिकारी की निरर्हताएँ किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। ऑप्शन है 243D, 243E, 243F या फिर 243G। तो ग्राम पंचायत पदाधिकारी की निरर्हताएँ अर्थात अयोग्यता कह सकते हैं इसे, कि किस आधार पर उसे अयोग्य ठहराया जाएगा, तो वह किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 243F। इसके अलावा 243D के बारे में जानिए कि पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान जो है इसमें उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में किसका उल्लेख है, पंचायतों में आरक्षण। जबकि 243E में किसका उल्लेख है, तो पंचायतों का कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 243G में पंचायतों की शक्तियाँ, कार्य, अधिकार, प्राधिकार, ये सभी उल्लेख किए गए हैं। और 243F में पदाधिकारी की निरर्हताएँ उल्लेखित की गई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 पंच दस्तखत करके किस अधिकारी को सौंपते हैं। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 पंचों का दस्तखत तो अनिवार्य है, लेकिन वे किस अधिकारी को सौंपेंगे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका उप सरपंच,
या फिर बी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, या फिर सी डिप्टी कलेक्टर, या फिर डी संचालक पंचायत। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, या एसडीओ बोल सकते हैं इसको। तो इसे सौंपा जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। इसके बाद और जो जानकारी जानने योग्य है कि अनुविभागीय अधिकारी को केवल सरपंच ही नहीं बल्कि उप सरपंच के प्रति भी यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह भी अनुविभागीय अधिकारी को ही सौंपा जाएगा। तो सरपंच और उप सरपंच अनुविभागीय अधिकारी याद रखिए आप। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर को किसके लिए अविश्वास प्रस्ताव सौंपा जाएगा? तो जनपद पंचायत याद रखिए इसके संबंध में। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो डिप्टी कलेक्टर को सौंपेंगे, और संचालक पंचायत को जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए सौंपा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सरपंच, नायब तहसीलदार। इसका तात्पर्य है कि क्या सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव में अध्यक्षता नायब तहसीलदार करेंगे? इसके बाद तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या फिर उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस बैठक की अध्यक्षता नायब तहसीलदार करेगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है जनपद पंचायत अध्यक्ष, क्या इसके अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर करेंगे? तो यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए या फिर किसी एक के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसकी बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर करेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है जिला पंचायत अध्यक्ष, इसके अविश्वास प्रस्ताव की अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। यह भी बिल्कुल सही है। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के लिए सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब सभी सही सुमेलित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तभी पारित होगा जब बहुमत मतदान करने वाले पंचों के मत कितने होंगे? मतदान करने वाले पंचों के 3/4 मत के बराबर होंगे। अर्थात जितना भी बहुमत आया है वह बहुमत कितना होना चाहिए? 3/4 मत के बराबर होगा। तो यह बिल्कुल सही है। इसके बाद कुल पंचों की संख्या 2/3 से अधिक हो, यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसका मतलब उपर्युक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको समझिए किस प्रकार से 3/4 और 2/3 की बात कर रहा है। तो यदि किसी ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में 12 पंच हैं, कुल 12 पंच हैं, तो किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने के लिए 3/4 मत चाहिए। 3/4 का मतलब यहाँ पास कितना हो जाएगा? तो 9। ठीक है, 9 पंचों का बहुमत होना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो। इसके अलावा यहाँ जो बात कर रहा है कि कुछ कुल पंचों की संख्या की से 2/3 से अधिक हो। 2/3 मतलब यहाँ पास 2/3 का मतलब है 8। तो यहाँ पास देखिए 9 जो है 8 से भी अधिक है और 3/4 भी है, तभी यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदाधिकारी को प्रत्यावर्तन के द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता? प्रत्यावर्तन का तात्पर्य है वापस बुलाया जाना। ठीक है, प्रत्यावर्तन का तात्पर्य क्या है? वापस बुलाया जाना। किसके द्वारा वापस बुलाया जाएगा? तो मतदाताओं के द्वारा। मतदाता मतलब ग्राम पंचायत के जितने भी मतदाता हैं वे सभी, उनके वोटों के द्वारा वापस बुलाया जा सकता है। तो ये लोग किसे वापस बुलाएंगे? जिसे इन्होंने अपना वोट दिया है उसे वापस बुलाएंगे। अर्थात केवल पंच और सरपंच जिन्हें इन्होंने वोट दिया है, और उप सरपंच को तो पंचों ने चुना होता है तो उन्हें ये वापस नहीं बुला सकते। तो यहाँ पास पंच और सरपंच के विरुद्ध ये प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अपना सकते हैं। और कब अपनाएंगे? जब पंचायत का पदाधिकारी यानी पंच या उप सरपंच क्या करता है कि ग्राम सभा के निर्देशों को मानने से इनकार करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तब प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सरपंच या उप सरपंच अपने अविश्वास प्रस्ताव की अपील किसे करेंगे? क्या नायब तहसीलदार को करेंगे, या कलेक्टर,
या फिर सी संचालक पंचायत, या फिर डी राज्य सरकार। तो देखिए, सरपंच या उप सरपंच अविश्वास प्रस्ताव की अपील किसे करेंगे? कलेक्टर को करेंगे। ठीक है, कलेक्टर को करेंगे, क्योंकि नायब तहसीलदार तो उसके बैठक की अध्यक्षता किया हुआ है, तो उसे अपील करने से कोई तात्पर्य नहीं है। अपील किसे करेंगे? कलेक्टर को करेंगे। और इसके अलावा संचालक पंचायत को कौन अपील करेगा? तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करेंगे। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन्हें अपील करेंगे। इसके अलावा जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य सरकार को अपील करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है धारा 37। धारा 37 किसका? पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम की धारा 37 के तहत सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो ऑप्शन है उप सरपंच को, उप संचालक पंचायत को, या फिर सी कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को, या फिर डी कलेक्टर को। तो देखिए, सरपंच अपना त्यागपत्र सौंपेगा उप संचालक पंचायत को, उप संचालक पंचायत को। इसके अलावा कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर को कौन सौंपेगा? तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष सौंपेगा। ठीक है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष। और जिला पंचायत का अध्यक्ष किसे सौंपेगा? तो कलेक्टर को सौंपेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देने योग्य है कि जनपद पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं वे किसे सौंपेंगे? तो अध्यक्ष को सौंपेंगे। और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष को सौंपेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। लेकिन सरपंच उप सरपंच को नहीं सौंपेगा, सरपंच उप संचालक पंचायत को सौंपेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं लाया जा सकता? पूछा गया कब नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन है पद ग्रहण के 1 वर्ष के भीतर, या ऑप्शन बी केवल 6 माह का कार्यकाल शेष हो, या फिर सी उपर्युक्त दोनों, या फिर डी पद ग्रहण के 2.5 वर्ष के भीतर। तो देखिए, पद ग्रहण के 1 वर्ष के भीतर भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, और केवल यदि उसका कार्यकाल केवल 6 माह पूर्व का बचा हुआ है तो भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही कथन सही हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। तो ये दोनों स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसके बाद जो ऑप्शन डी दिया गया है कि पद ग्रहण के 2.5 वर्ष के भीतर, तो ये जो है प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती, अर्थात जो वापस बुलाने की प्रक्रिया है वह नहीं लाया जा सकता है पद ग्रहण के 2.5 वर्ष के भीतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है धारा 40 के अनुसार राज्य शासन या विहित प्राधिकारी किसी भी पंचायत पदाधिकारी को तत्काल पद से हटा सकेगा यदि ऑप्शन है कि वह भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है, या फिर बी शासकीय भूमि का अतिक्रमण करता है, या फिर सी पंचायत के काम में भाग नहीं लेता है, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए, राज्य शासन या फिर कोई भी जो विहित प्राधिकारी का मतलब है जिस अधिकारी के पास शक्ति है, जिस अधिकारी को निर्देश है, ठीक है, तो वह अधिकारी जो है पंचायत पदाधिकारी को अर्थात पंच, सरपंच और उप सरपंच को, ठीक है, तत्काल पद से हटा सकता है। तो उसके लिए ऑप्शन ये सभी दिए गए हैं। तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों स्थिति में अधिकारी क्या कर सकता है? पंचायत पदाधिकारियों को तत्काल पद से हटा सकता है। इसके अलावा यदि कोई पंचायत पदाधिकारी जाति, धर्म या लिंग, वर्ग के आधार पर भेदभाव करता है, ठीक है, भेदभाव करता है, तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। और यदि उस पंचायत पदाधिकारी ने पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार कर लिया है तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पंचायत की स्थायी समितियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है धारा 46 के अंतर्गत गठित किया जाता है। तो क्या पंचायत की स्थायी समितियां धारा 46 के अंतर्गत गठित की जाती हैं? बिल्कुल सही कथन है। कोई भी 5 अधिकतम 2 समितियों का यहाँ पास 5 नहीं, पंच होगा, यहाँ पास क्या होगा? पंच। तो कोई भी पंच अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, यह कथन भी सही है। इसके बाद ऑप्शन सी है कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, तो समितियों का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल के बराबर होता है।
अतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, इसलिए कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा। ये कथन भी सही है। आप तो इसका मतलब डी आपका आंसर हो जाएगा कि सामान्य प्रशासन समिति का सभापति ग्राम पंचायत सचिव होता है, तो नहीं होता है। ग्राम पंचायत सचिव नहीं बल्कि सरपंच स्वयं होता है इसका सभापति, ठीक है। सरपंच स्वयं सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति का सभापति कौन होगा? उप सरपंच होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में स्थायी समितियों की संख्या के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्या ग्राम पंचायत में स्थायी समितियां 3 से 5 होंगी? तो बिल्कुल सही है। या जनपद पंचायत में समितियों की संख्या 5 से 7 होगी? तो यह भी सही है। इसके बाद जिला पंचायत में क्या 5 से 7 समितियां होंगी? तो यह भी सही है। 5 से 7 कहने का मतलब है निम्नतम 5 होगा, अधिकतम 7 समितियां गठित की जाएंगी, तो ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक जिला पंचायत की शिक्षा समिति का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन बी है महिला एवं शिशु कल्याण, ऑप्शन सी है मद्य निषेध, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पास ये तीनों ही कार्य शिक्षा समिति के हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा, प्राकृतिक आपदाएं और स्वच्छता, आदिम जाति कल्याण, ये सभी कार्य किसके होंगे? ये सभी कार्य होंगे शिक्षा समिति के। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो पंचायती राज से संबंधित है, ग्राम सभा की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है सरपंच माह में कम से कम एक बार बैठक जरूर बुलाएगा। तो देखिए बिल्कुल सही है। सरपंच को यह निर्देश है कि वह कम से कम एक बार बैठक बुलाएगा प्रत्येक माह। इसके बाद दूसरा दिया गया है कि यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा, यानी बैठक की सूचना जारी करेगा, तो यह भी बिल्कुल सही है। और अगला कथन है कि कोरम पूर्ति न होने पर बैठक स्थगित की जाती है। तो यह भी बिल्कुल सही है कि यदि बैठक में गणपूर्ति पूरा नहीं होता है, कोरम पूरा नहीं होता है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी, लेकिन अगले बैठक में कोरम अनिवार्य नहीं होगा। और इसके साथ साथ यह भी निर्देश है कि किसी भी नए विषय पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया है कि स्थगन के बाद की बैठक में नए विषय पर भी चर्चा की जा सकती है, तो यहाँ ये कथन गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। इसके अलावा और किन चीज़ों पर चर्चा नहीं की जा सकती? तो जानिए कि स्थगन के बाद की जो बैठक होगी जिसमें कोरम पूर्ति अनिवार्य नहीं है, उसमें एक तो नए विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। इसके अलावा वार्षिक कार्य योजना पर भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हितग्राहियों के चयन संबंधी चर्चा भी नहीं किया जा सकता। हितग्राहियों का चयन करने संबंधी भी चर्चा नहीं की जा सकती। वार्षिक बजट पर चर्चा नहीं की जा सकती। वार्षिक लेखा एवं समपरीक्षा प्रतिवेदन पर और प्रशासनिक रिपोर्ट पर भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये सारे विषय हैं जिन पर स्थगन के बाद की बैठक में चर्चा नहीं की जा सकती। तो इसी के साथ पंचायती राज पूर्ण रूप से आपका कवर होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।